मैं थारे पाँव की और चलो सॉरी नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उपनिवेशवाद को। तो दोस्तों, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो वो उसके क्षेत्र को न केवल जीतता है बल्कि वहाँ पर प्रशासन की भी स्थापना करता है और उस राज्य को पूरी तरह से अपने राज्य में मिला लेता है। तो उसको कहते हैं साम्राज्यवाद, कि आप अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं। उपनिवेशवाद को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है और उस दोस्त के पास में एक कंपनी है। अब आपने कहा कि मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं और मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने उसकी कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसकी कंपनी की ग्रोथ हुई। धीरे से आप उसकी कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए। जो बोर्ड मेंबर ये तय करते हैं कि कंपनी में क्या क्या फैसले लेना है, क्या नहीं लेना है। आप उस बोर्ड में शामिल हो गए और 2-4 सालों में आप उस बोर्ड के हेड बन गए। और आपका दोस्त उस कंपनी का मालिक तो है, लेकिन पूरे फैसले कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि कहाँ से कितना पैसा लाना है और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो जो उस कंपनी की पूरी फाइनेंशियल पॉलिसी है, अब आप निर्धारित कर रहे हो। ये है उपनिवेशवाद। ठीक है। और जब आप पूरी तरह से अपने दोस्त को लात मार के भगा दोगे और उसकी कंपनी को भी अपने नाम पर रजिस्टर्ड कर लोगे और हर फैसला लेने लगोगे, चाहे वह वित्तीय रहे चाहे कोई और रहे, पूरे फैसले आप खुद करने लगोगे, तो फिर वो साम्राज्यवाद कहलाएगा। मतलब आपने हड़प लिया उसकी कंपनी को। लेकिन अभी आप सिर्फ उसके वित्तीय अधिकार को हड़प रहे हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कितना पैसा लाना है। ये आपका दोस्त तय नहीं कर रहा है, बल्कि आप तय कर रहे हो, जबकि आप उस कंपनी के मालिक भी नहीं हो। तो यहाँ पर आप उपनिवेश, आपने उस कंपनी को अपना बना लिया है। इसी तरह से इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड व्यापार के माध्यम से आया और धीरे धीरे उसने अपने जो अलग अलग क्षेत्र है, चाहे वह दक्षिण पूर्वी एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, चीन हो, इन क्षेत्रों में व्यापारिक कंपनी के माध्यम से आया। धीरे धीरे उसने निवेश करके फैक्ट्रियाँ बनाई और एक समय ये आया कि उसने बंगाल जैसे क्षेत्र में पूरे वित्तीय अधिकार अपने अधीन रख लिए और प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास थे, लेकिन वित्तीय अधिकार कंपनी के पास थे। तो यहाँ पर उपनिवेश बनाने में ये होता है कि आपको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि वहाँ पर प्रशासन कैसे चल रहा है, वहाँ पर लोगों की जीवन स्थिति कैसी है। आपको सिर्फ पैसों से मतलब होता है, क्योंकि आपने जो वहाँ पर निवेश किया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश कंपनी 1858 के आसपास तक हम देखते हैं कि वह उपनिवेशवादी कंपनी के रूप में शासन करती है, जहाँ पर वह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करती है और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे वह साम्राज्यवाद की ओर बढ़ती है। तो इसके उपनिवेशवाद को हम 3 चरणों में बांटते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद, यानी कि व्यापार के रूप में जो इन्वेस्ट ये कर रही है और पूंजी ये कमा रही है 1757 से 1813 ईस्वी। फिर औद्योगिक पूंजीवाद, जो औद्योगिकीकरण यहाँ पर हो रहा है इंग्लैंड में, उससे जो यहाँ पर निवेश कर रही है और यहाँ पर से कच्चा माल ले जा रही है। जो ये व्यापार की जो ये प्रक्रिया है, जो पूंजीवाद की प्रक्रिया है, ये 1813 से 1860 तक चलती है। फिर वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद आता है। अब हम उपनिवेशवाद की बात करें तो किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपने से कमजोर देश की आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हुए उस पर अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता थोपना उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है। जैसे हमने देखा कि वो अपने दोस्त, यानी कि आप अपने दोस्त की कंपनी के सारे फाइनेंशियल फैसले खुद ले रहे हैं। जिस दिन आप उसकी पॉलिसी पूरी तरह से अपने अंदर कर लेंगे, उसके मालिक आप पूरी तरह से जब बन जाएंगे, तो वह साम्राज्यवाद कहलाएगा। इसी तरह से जब तक किसी क्षेत्र के वित्तीय अधिकार आपके पास में होते हैं कि आपको टैक्स मिल रहा है, आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप यहाँ तक का दायरा आपका रहता है तो उपनिवेशवाद होता है। जब आप उस क्षेत्र की विदेश नीति भी तय करने लगते हैं और पूरी तरह से आप उस क्षेत्र के राजा अपने आप को घोषित कर देते हैं, वहाँ पर साम्राज्यवाद कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में मात्र देश, यानी कि जो शक्तिशाली देश होता है, भारत के विषय में जो इंग्लैंड था, उसके द्वारा अपने उपनिवेश यानी कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया गया। क्योंकि उपनिवेश का मतलब ही क्या होता है कि आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो।
अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो तो आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे मिले। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोरने के लिए आपको लोग खुद पैसे तो देंगे नहीं, इसलिए आप शोषणकारी रास्ता अपनाएंगे। तो यहाँ पर चरणों को पढ़ते हैं। तो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद जो पूंजीवाद है उसको देखते हैं। 1757 से 1813 तक ये दौर रहता है। इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यवादी नीति से प्रेरित होकर व्यावसायिक कंपनी से एक आर्थिक शक्ति बनने का प्रयास किया गया और आर्थिक शक्ति बनने के लिए उसने भारत में अपने सभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को पराजित कर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इसी चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाणिज्यिक नीति से प्रेरित होकर भारत के साथ होने वाले व्यापार में बुलियन बुलियन क्या होता है, जो सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुएं हैं, इनके संरक्षण पर बल दिया। इसके तहत क्या होता है कि कंपनी क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाती है और इसकी शुरुआत हम देखते हैं 1757 के युद्ध प्लासी के साथ बंगाल से होती है। आगे 1764 के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में न केवल बंगाल उनके अधीन होता है बल्कि उड़ीसा और बिहार क्षेत्र भी, वहाँ पर भी उन्हें दीवानी राइट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये बुलियन वस्तुएं हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में सोना भारत से लेकर जाते हैं। ठीक है। व्यापार में ये क्या करते हैं, पहले ऐसा करते थे कि भारत से अगर ये मसाले ले जा रहे हैं तो सोने या चांदी के सिक्कों में ये करते थे पेमेंट। बाद में ये उनमें नहीं करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिजर्व करने लगे और उल्टा भारत से बड़ी मात्रा में सोना और बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात ये इंग्लैंड करने लगे। इससे क्या हुआ कि भारत की जो संपदा है, जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, बुलियन वस्तुएं हैं, वो भारत की बजाय इंग्लैंड में जाने लगी और ये एक प्रकार से आर्थिक शोषण था। अब इसके बाद में देखिए कि क्लाइव देखते हैं हम। क्लाइव आता है 1772 में। ये इसका ये बहुत ज़्यादा, जो 1757 होता है प्लासी का युद्ध, उसके समय पर ये बंगाल पर आक्रमण करता है वाटसन के साथ मिलकर और फिर 72 के आसपास तक ये गवर्नर बनता है। बंगाल का पहला गवर्नर ये माना जाता है। और इसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है और कॉर्नवालिस आता है और फिर वेलेस्ली आता है। इन सब की जो नीतियाँ थी, इन सब की नीतियाँ अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर सीधे साम्राज्यवाद की शुरुआत ये नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, चाहे मराठा की बात हो या फिर जो अन्य क्षेत्र की बात हो, तो ये वहाँ पर सहायक संधि करते हैं और अलग अलग संधियों के माध्यम से ज़्यादा कर वसूलते हैं और सीधे नियंत्रण करने से वहाँ पर बचते हैं। अब औद्योगिक पूंजीवाद की बात करें 1813 से 1860 ईस्वी, तो इस चरण में औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजारों में खपाने के लिए प्रयास शुरू होता है और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर 1813 एक्ट में मुक्त व्यापार की नीति अपनाते हैं। ये मुक्त व्यापार की नीति 1813 में लाते हैं और पूरी तरह से इस नीति को ये 1833 में लागू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही वस्तुओं को बेचा करती थी। अब ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी यहाँ पर बेच सकते थे और इससे इंग्लैंड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला था और भारत का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण यहाँ पर होने वाला था। इस चरण में तेजी से साम्राज्य विस्तार किया जाता है और हम देखते हैं कि इसमें संधि हो, गोद निषेध प्रथा हो या कुशासन हो, अलग अलग हथकंडे अपनाकर इस काल में ये सिर्फ सहायक संधियां तक सीमित नहीं रहते बल्कि ये पूरा राज्य हड़पते हैं और वहाँ का प्रशासन भी अपने अधीन लेते हैं। जबकि इससे पहले के गवर्नर जनरलों के काल तक हम देखते हैं कि चाहे वह मराठा की बात हो, चाहे मैसूर की बात हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों की बात हो, तो वो यहाँ पर संधियाँ करने पर ज़्यादा बल देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो युद्ध हर्जाना है वो वसूलते हैं और किसी न किसी को वहाँ पर, जैसे हम मैसूर में देखते हैं तो वाडियार वंश को स्थापित कर देते हैं, मराठों में भी छत्रपति को एक क्षेत्र दे देते हैं और यहाँ पर सीधे नियंत्रण करने की बजाय वह राजस्व अधिकारियों की सहायता लेते हैं। जबकि दूसरे चरण में वह क्षेत्र विस्तार की ज़्यादा बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय पर उनके पास में उत्पादन बढ़ गया है और उन्हें बाजार की आवश्यकता है और बाजार भारत तो है, लेकिन यहाँ पर सीधे कंट्रोल स्थापित करने के लिए अब यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी प्रयास करते हैं। इस चरण में तेजी से साम्राज्य विस्तार होता है। अब ब्रिटिश माल की खपत के लिए 1813 ईस्वी के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को ये संरक्षण देते हैं
और उन्हें धर्म प्रचार की छूट देते हैं। इसी प्रकार रेलवे का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विकास और समाज सुधार हेतु कानूनी प्रयास तथा संपत्ति एवं स्वामित्व की नवीन अवधारणाओं हमें इस काल में देखने को मिलती हैं। हम देखते हैं कि रेलवे के विकास के जरिए ये अपने जो कच्चे माल हैं उन्हें बंदरगाहों तक तेज़ी से पहुंचाते हैं, और जो बंदरगाहों में यूरोप की फैक्ट्रियों से, खासतौर पर जो इंग्लैंड की फैक्ट्री से पक्का माल आता है, उन्हें बड़ी तेज़ी से रेलों के माध्यम से व्यापारिक सेंटर तक ये पहुंचाते हैं। उसी तरह से जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके माध्यम से ये भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता का प्रसार करते हैं, जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि पश्चिमी खान पान, पश्चिमी रहन सहन भारतीय संस्कृति से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। और इसके प्रभाव में हम देखते भी हैं कि जो कुलीन वर्ग होता है वह प्रभावित भी होता है और पश्चिमी सूट बूट पहनने को वह अच्छा मानने लगता है, और इससे जो पश्चिमी और इंग्लैंड का जो माल है उसकी खपत यहाँ पर भारत में बढ़ती है। और इसके बाद में देखिए ये समाज सुधार की बात करते हैं। इससे पहले के काल में हम देखते हैं कि अंग्रेज समाज सुधार जैसी कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वह व्यापार करने पर और ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ कमाने पर ध्यान देती है। लेकिन इस काल में हम देखते हैं कि उन्हें यूरोप की संस्कृति को ज़्यादा बेहतर बताना है। हम देखते हैं कि यूरोप की संस्कृति में भी लंबे समय तक अव्यवस्थाएं होती हैं। यूरोप में कोपरनिकस जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य है, उस व्यक्ति को ये जिंदा जला देते हैं। और भी गैलीलियो जैसे व्यक्ति फिर बाद में साबित करते हैं कि यह सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, बाकी पृथ्वी वगैरह उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह बाइबल में कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है, जबकि गैलीलियो फिर बाद में दूरबीन के आविष्कार के बाद कहता है कि भैया पृथ्वी गोल है। तो इस तरह की बहुत सारी कमियां इनके ही समाज में, इनके ही धर्म में और इनकी संस्कृति में थी। लेकिन ये केवल और केवल यूरोप की पॉजिटिव बातें बताते हैं, और भारतीय संस्कृति जहाँ पर आर्यभट्ट कई साल पहले गुप्त काल में ही बता चुके थे कि जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगा रही है, यानी कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, और साथ ही साथ पृथ्वी गोल है, इस तरह की वो बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्राचीन चीज़ें हैं, जो हमारी संस्कृति की अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें ये बताने के बजाय ये क्या करते हैं कि ये जो भारत की गलत परंपराएं हैं, जो वाकई गलत होती हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि भारत में सिर्फ और सिर्फ कुप्रथाएं हैं, कोई भी अच्छी संस्कृति भारत में नहीं है। और ये दिखाते हैं कि अगर आपको अच्छा बनना है, आपको सभ्य बनना है, तो आपको यूरोपीय जो वेस्टर्न कल्चर है आपको उसको अपनाना पड़ेगा। तो आज भी ये हमारी मानसिकता बनी हुई है कि जो हम वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं उसके बाद हमें लगता है कि हाँ अब हम जाकर इंसान बने हैं, और जब हम भारतीय पहनावे, भारतीय संस्कृति में रहते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी हमारे जीवन में खल रही है। तो इस तरह की शुरुआत इस काल से होती है। और साथ ही साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑकलैंड और डलहौजी जैसे गवर्नर जो कि इस काल में साम्राज्यवादी नीतियां यहाँ पर करते हैं। अब इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साम्राज्य विस्तार का चरम विकास हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिए तीसरी अवस्था वित्तीय पूंजीवाद की हम यहाँ बात करते हैं, जो कि 1860 के बाद से शुरू होती है। उपनिवेशवाद यानी कि साम्राज्य विस्तार की यहाँ पर से शुरुआत का चरम विकास औद्योगिक पूंजीवाद की प्रखर दोपहरी में निहित था, और इस चरण में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने भारतीय उपनिवेश पर कठोर नियंत्रण स्थापित करते हुए भारतीयों में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता व राष्ट्रवादी भावना को कुचलने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। इस चरण में 1860 ईस्वी तक ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान जैसे देश भी औद्योगिकीकृत हो चुके थे और वैश्विक स्तर पर उद्योगों की प्राप्ति के लिए होड़ मची थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासक द्वारा अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीयों पर अपना नियंत्रण कठोर किया गया। 1860 ईस्वी तक इंग्लैंड के उद्योगपति औद्योगिकीकरण के बाद भारी मुनाफा कमा चुके थे, जिसे वे पुनः निवेश करना चाहते थे, और ब्रिटिश पूंजी के इस निवेश के लिए इंग्लैंड व यूरोप के बजाय भारत जैसा उपनिवेश ज़्यादा लाभदायक था, क्योंकि यहाँ कच्चे माल, बाजार की उपलब्धता और सस्ता श्रम अधिक उपलब्ध था, और यहाँ पर से
वापस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा थी। यही कारण है कि इस चरण में ब्रिटिश पूंजी भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेलवे, जहाज़रानी यानी कि जो बंदरगाह वगैरह है, पोर्ट वगैरह है, उनके डेवलपमेंट और जो पानी वाले जहाज़ हैं उनके विकास में ज़्यादा यहाँ पर शिप शिप वगैरह जो हम कहते हैं ना, उनके विकास में, जो खदानें हैं उनके क्षेत्र में, सूती एवं रेशमी वस्त्र उद्योग और चाय बागानों पर अधिक निवेश यहाँ पर किया जाता है। इस काल में हम देखते हैं कि बिहार क्षेत्र में जो नील के बागान हैं वो हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं और जो इंग्लैंड के व्यापारी हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में आकर यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती यहाँ पर करवाते हैं। अब ब्रिटिश सरकार ने इस पूंजी को संरक्षण देने के लिए बैंकिंग एवं बीमा प्रणालियों, वन कानून आदि तरीके स्थापित करते हुए ब्रिटिश पूंजी को संरक्षण देने के लिए भारतीय उपनिवेश पर अपना नियंत्रण और भी कठोर किया। यही कारण है कि हम यहाँ पर इस काल में ज़्यादा से ज़्यादा विद्रोह हम देखते हैं, चाहे वह आदिवासी हो, कृषक हो या फिर अलग अलग क्षेत्र के, चाहे वह मजदूर हो, कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग हों, कर्मचारी हों, हर तरफ हमें विद्रोह की आग दिखाई देती है। अब आपको ये बताना है कि जो नील विद्रोह हुआ था उस पर एक प्रसिद्ध किताब है नील बागान करके, उसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, इस चरण में लिटन, डफरिन और कर्जन की नीतियों को वित्तीय पूंजीवाद से प्रेरित होकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिटन, डफरिन और जो कर्जन रहता है, इनके समय पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है और ये सुधार इसलिए नहीं था कि व्यवस्थाएं ठीक हो, ये सुधार इसलिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन को और निवेश किया जाए। और हम देखते हैं कि रेलवे में फिर से वो जो परसेंट शेयरिंग वाली व्यवस्था होती है वह फिर से शुरू होती है और जो प्रतिशत गारंटी वाली, मतलब कि इतना लाभ आपको दिया ही जाएगा, जो लाभ गारंटी वाली व्यवस्था होती है वह फिर से शुरू होती है और बड़ी मात्रा में रेलों के क्षेत्र में फिर से निवेश किया जाता है। और हम देखते हैं कि पूरे ब्रिटिश इतिहास में भले ही रेलवे के विकास की शुरुआत डलहौजी के काल में हो और पहली, दूसरी, तीसरी जो भारत की ट्रेनें हैं वो उस काल में चलें, लेकिन इस काल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हमें देखने को मिल रहा है। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। अब हम उपनिवेशवाद को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं और इसके दूसरे चरण को देखते हैं। अब यहाँ पर उपनिवेशवाद को और एक बार और वीडियो के इस बीच छोर में हम देखते हैं कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपने से कमजोर देश की आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हुए उस पर अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता थोपना उपनिवेशवाद कहलाता है। इस प्रक्रिया में मातृ देश यानी कि शक्तिशाली देश, जो कि हमारे लिए इंग्लैंड था, उसके द्वारा अपने उपनिवेश यानी कि भारत का आर्थिक शोषण यहाँ पर किया गया था। और मैंने आपको दोस्त और आपने जो दोस्त की कंपनी पर निवेश किया और उसके बाद में गड़बड़ घोटाला किया और ऊपर से उसको भगा अलग दिया, तो वो उस एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर उपनिवेशवाद के अन्य चरणों को हम यहाँ पर फिर से देखते हैं। तो उपनिवेशवाद के अन्य विभिन्न चरणों को यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर 1757 से 1813 तक का जो चरण होता है, इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यवादी नीति से प्रेरित होकर व्यापारिक कंपनी से एक आर्थिक शक्ति बनने का प्रयास किया जाता है और आर्थिक शक्ति बनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने सभी व्यापारिक आर्थिक प्रतिस्पर्धियों को पराजित कर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इस काल में हम देखते हैं कि जो डच होते हैं, डेनिश होते हैं, जो स्वीडिश होते हैं, फ्रांसीसी होते हैं, इन सबको पराजित करने का काम यहाँ पर, कमज़ोर करने का काम यहाँ पर कौन करती? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और व्यापारिक एकाधिकार यहाँ पर स्थापित करती है भारत में। अब इसी चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाणिज्यवादी नीति से प्रेरित होकर भारत के साथ होने वाले व्यापार में बुलियन यानी बहुमूल्य धातुओं के संरक्षण पर बल दिया और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाई, जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस की नीतियां हमें इसके अंतर्गत देखने को मिल रही हैं। तो इस उपनिवेशवाद का जो ये दूसरे चरण के जो नोट्स है, इसमें मैंने सब कुछ वही कॉपी किया हुआ हूँ जो पहले नोट्स में हमें मिलते हैं, जिसको हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस तरह से उपनिवेशवाद यहाँ पर शुरू हो रहा है। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई घटना घट रही है, एक इतिहासकार के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता है कि इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं।
इतिहासकार के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आज के समय की आप करंट बात करोगे तो हम बहुत सारी चीज़ पढ़ते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ हमसे पढ़वाई जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार की पॉलिसी वैसी होती है। अगर सरकार लेफ्ट विंग की है या अगर सरकार थोड़ी उदारवादी विचारधारा की है तो हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में जो किताबें हैं हमें उदार चीज़ें देखने को मिलेंगी, सामान्य घटनाएं मिलेंगी। लेकिन अगर सरकार जो है वह दक्षिणपंथी है, यानी कि कोई जैसे आज की सरकार अगर बात करें, बीजेपी गवर्नमेंट इस समय पर चल रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर इस समय की अगर हम बात करें तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था अगर आप गहन अध्ययन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आरएसएस की विचारधारा और थोड़ी सी आपको धार्मिक विचारधारा देखने को मिलेगी। रामायण महाकाव्य जैसे जो महाभारत महाकाव्य है उनको विस्तार से पढ़ाया जाएगा, जबकि उदारवादी सरकारें ऐसी चीज़ों को हटाएगी और उदारवादी चीज़ों को पढ़ाएगी। तो जब आप इतिहास को पढ़ते हैं या फिर अपने समाज की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हैं तो एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, और जब आप एमए कर रहे होते हैं और जब आप यूजीसी नेट जैसे विषयों की तैयारी करते हैं पीएचडी करने के लिए, तो पीएचडी करने वाला एक विद्यार्थी नहीं होता, वो एक इतिहासकार होता है और वो एक नया नज़रिया पेश करता है। तो जब आप एमए कर रहे होते हैं तो आपको इतना सोचना ज़रूर आना चाहिए कि कोई घटना घटित हो रही है, हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो घटना क्यों घटित हुई, हमें उसके पीछे की मेंटेलिटी को भी समझना है कि वह घटना आखिर कैसे घटित हुई और पृष्ठभूमि उसके पीछे क्यों बनी और कैसे बनी। जब आप ऐसी चीज़ों को समझते हो तो इतिहास से आपको और भी लगाव होता है और आप वर्तमान घटनाओं से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में एक इतिहास के विद्यार्थी के साथ साथ एक इतिहासकार की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और इस तरह से पढ़ने में आपको इतिहास से और लगाव होता है और आप चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। क्योंकि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो भैया ये था एक छोटा सा सुझाव मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इन नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक है, वहाँ पर आप जाइएगा, टेलीग्राम पर आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर से चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर था भैया ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको पसंद आई होंगी, और आप ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने में करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे खुशी होगी और मेरे लिए वही मेरी असली सक्सेस होगी। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।